क्लास 11th का एक टॉपिक सेट्स। आइए सेट और इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, नेम्स, etc। इस वेल डिफाइंड से क्या मतलब है कि मान लो सामने वाले ने हमको कुछ क्वेश्चन पूछा हमसे, उसको हम समझ जाएं, उसको हम अगर हमें नहीं पता है तो भी पता कर सकते हैं, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा। एक तो कोई भी सेट कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे मान लिया ए। अब अगर उसने डेफिनेशन दे दी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमें पता है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, चाहे कितने भी लिख लो वो सेट बन जाएगा। अगर वो ऐसे कह दे कि सेट ऑफ रिच पीपल इन इंडिया, तो रिच पीपल की तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन ज्यादा रिच है, कौन ज्यादा कम रिच है। या कोई ऐसे कह दे कि सेट ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, अब हॉकी कोई भी खेल सकता है, तो वो सेट नहीं बनेगा। तो इस वेल डिफाइंड से बस यही मतलब है कि हमें समझ में आना चाहिए कि सामने वाला जो पूछ रहा है उसका मतलब क्या है, या तो वो हमें पता हो या हम पता कर सकते हो, तो उसको सेट बोलते हैं। मान लो कोई सेट ए है और हमें ऐसे बता दिया 1 2 3 उसके एलिमेंट हैं। एक तो इसके एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो वो बन जाता है अपना सेट। अब अगर इस टाइप से सेट लिख रखा है, इसके एलिमेंट बता दिए, तो ये होती है रोस्टर फॉर्म। तो सेट की रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अगर डेफिनेशन बता दे, जैसे ये बता रखी है, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेट की डेफिनेशन बता दी कि नेचुरल नंबर हैं, वो सारा जो सेट बनेगा, यहाँ पे डेफिनेशन बता दी, यहाँ पे 1 2 3 इसके एलिमेंट बता दिए। अब एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। जैसे ये है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, तो ये फाइनाइट सेट है। एक इनफाइनाइट सेट होता है, वो इनफाइनाइट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट हो। जैसे ये है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर तो कितने भी लिख लो, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एक होता है सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट क्या होता है? जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो। मान लो कोई सेट ए है, उसका एक ही एलिमेंट है। या अगर ये एक 5 होती है, अगर ऐसे लिख दिया, तो ये क्या है? इसका एक एलिमेंट है 5। एक होता है नल सेट। नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। अब नल सेट को डिनोट ऐसे करते हैं, मान लो कोई सेट ए है, खाली ब्रैकेट छोड़ दो, वो नल सेट हो जाएगा। या फिर अकेला 5 लिख दो। अगर ऐसे लिख दिया तो फिर ये नल सेट नहीं है, इसका एलिमेंट बन गया 5। अगर ब्रैकेट में 5 लिख दिया तो वो सिंगलटन सेट है, जिसका एक एलिमेंट है 5। अब सेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं? कुछ डेफिनेशंस हैं कंपेयर करने की। सबसे पहले है इक्वल सेट्स। मान लो कोई 2 एलिमेंट सेट हैं, एक ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3। एक दूसरा एलिमेंट है 2 1 2 3। ये इक्वल कब होते हैं? जब इसमें और इसमें सारे एलिमेंट सेम हो। ये दोनों एलिमेंट ए और बी यहाँ पे इक्वल हैं, ना तो इनकी रिपीटिशन मैटर करती। जैसे यहाँ पे 2 2 बार दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार काउंट करेंगे। एक बार 1 है, 2 2 बार है, उससे भी कोई नहीं फर्क पड़ता। एक बार 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। यहाँ पे 2 पहले लिखा हुआ, फिर 1 है, फिर 3 है। यहाँ पे 1 पहले लिखा हुआ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वल सेट है। एक सेट का होता है कार्डिनल नंबर।
कार्डिनल नंबर, या इसको ऑर्डर भी बोलते हैं, सेट का ऑर्डर। ये क्या होता है, जितने एलिमेंट हों किसी सेट के, जैसे इसके 3 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है। तो जिस सेट में, और फाइनाइट सेट का होता है, इनफाइनाइट का तो पता ही नहीं होता हमें कितने एलिमेंट होंगे। तो किसी भी फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर होता है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, कोई भी दो सेट, मान लो ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट है उसके एलिमेंट हैं ए बी सी। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे इसमें 3 है, बी में भी 3 है, ये इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल वाले क्या होते हैं, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, वही एलिमेंट उसमें हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 थे, यहाँ पे भी 1 2 3 है। तो इक्वल सेट में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट में क्या होता है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो इक्विवेलेंट के लिए एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना जरूरी है। वो होते हैं इक्विवेलेंट सेट। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि A इज इक्विवेलेंट टू B, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में हैं उतने ही B में हैं। अब सबसेट देखते हैं कि किसी सेट का सबसेट क्या होता है। सबसेट, मान लो कोई दो एलिमेंट हैं A और B। अगर A B का सबसेट है, इसको डिनोट करते हैं इससे। A B का सबसेट है, कब होता है ये A B का सबसेट? डेफिनेशन सिर्फ इतनी है इसकी, कि A के सारे एलिमेंट B में हो। मान लो यहाँ पे है 1 2 3, A के एलिमेंट है 1 2 3, और B के एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए। ये 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, और एक एक्स्ट्रा है 4। अगर मान लो 4 भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 है, तो भी A B का सबसेट है। वो इक्वल बेशक हो जाएं, लेकिन सबसेट जरूर है। डेफिनेशन सबसेट की सिर्फ इतनी है कि कोई सेट ए बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो। यहाँ पे डेफिनेशन इसकी खत्म। बी में उसके अलावा चाहे कितने भी एलिमेंट हो या ना हो, सिर्फ ए जितने हो, तब भी ए बी का सबसेट है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अब इसको डिनोट करते हैं इससे। अगर यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ छोटी सी लाइन, तो ये है सबसेट, ए बी का सबसेट है। अगर ये लाइन नहीं लिखते, इसका मतलब है ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट जैसे ये हमने एग्जांपल पहले लिख लिया कि ए में एलिमेंट हैं 1 2 3, और बी में है 1 2 3 4। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। और ये होता कैसे है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो, और एक एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो, या कुछ भी और एक्स्ट्रा हो, 1 हो 2 हो 3, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ए के एलिमेंट के अलावा उसमें कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, तो वो होता है प्रॉपर सबसेट। एक होता है पावर सेट। पावर सेट जैसे मान लो कोई सेट है अपना 1 2, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, उन सब का कलेक्शन पावर सेट होता है। उसको P ऑफ A से डिनोट करते हैं। इस P ऑफ A का मतलब है कि A के पावर सेट। कैसे बनते हैं A के पावर सेट? सबसेट में 5 आ जाएगा, या फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या फिर 1 और 2 दोनों साथ में हो। ठीक है। अकेला 5 भी इसका सबसेट होता है पावर सेट का। सिर्फ एक एलिमेंट अकेला 1 हो, वो भी सबसेट बनेगा। अकेला 2 हो, या दोनों साथ में 1 और 2 हो। और किसी पावर सेट में कितने सबसेट बनते हैं, वो होता है 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी सेट में
कितने एलिमेंट हैं, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट थे तो इसके पावर सेट में कितने सेट बनेंगे, 2 की पावर 2 कर दो यानी 4। ये 1 2 3 और 4, ये इसके 4 सबसेट हो जाएंगे पावर सेट के। अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है कि मान लो कोई भी हमने 3 सेट ले लिए ए बी सी, ये तीनों के एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। चाहे हमने 4 सेट ले लिए, एक और डी ले लिया हमने, इन चारों के एलिमेंट इस यू के अंदर होने चाहिए, तब ये जाके इनका पावर सेट बनेगा। मान लो यहाँ पे ऐसे है ए बी सी, ऐसे है, और ए में एलिमेंट है जैसे 1 2, बी में एलिमेंट है 3 4, सी में एलिमेंट है 4 और ए, और डी में एलिमेंट है बी और सी। यानी ये सारे इस बड़े सेट के सबसेट हैं। तो ये यू क्या है, इन सब का यूनिवर्सल सेट है। अब कंपेरेबल सेट्स, कंपेरेबल सेट कोई भी 2 सेट, मान लो ए है एक बी है, वो कंपेयर कब कर सकते हैं हम, जब उनमें कुछ कॉमन हो, यानी ये इसका सबसेट हो तभी कर सकते हैं, या बी ए का सबसेट हो, जब हमको उनके अंदर कुछ कॉमन दिखे, हम उनको कंपेयर कर सकें। अगर कहीं पे किसी सेट में 1 2 दे दिया और किसी और सेट में बी और सी दे दिया, हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज हैं, तो वो अनकंपेयर हो जाएंगे। तो कंपेरेबल सेट क्या होता है, जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। अब देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होती है, यूनियन ऑफ सेट्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं यू से, यूनियन ऑफ सेट्स। कोई भी 2 सेट्स की यूनियन, मान लो ए और बी है, ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है ए और बी की यूनियन। एग्जाम्पल से ही देखते हैं, मान लो अपने पास यहाँ पे कोई सेट है 1 2 3 ए, और एक सेट बी है 2 3 सी डी 4। अब इन दोनों की यूनियन किसके इक्वल होगी, यूनियन का मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट कॉमन है, वो एक बार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है और 2 3 दोनों में है 2 3, और ये बाकी ऐसे, यानी इसके भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, इसके भी सारे एलिमेंट आने चाहिए। जो कॉमन है जैसे ये थे, ये एक बार लिख लो, तो ये हो जाएगी इन दोनों सेट्स की यूनियन। एक होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, और उसको डिनोट करते हैं ऐसे, इस यूनियन का उल्टा लिख दो, ये है मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन क्या होती है, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे इन दोनों सेट्स में 2 और 3 कॉमन है, ये 1 है इसमें नहीं है, ये सी डी और 4 बी में है तो ए में नहीं है, तो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे, ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर कहीं पे, जो हम आगे क्वेश्चन देखेंगे उनमें, अगर कहीं पे और लिखा दिखे उसका मतलब है यूनियन, और अगर कहीं पे एंड लिखा दिखे उसका मतलब है इंटरसेक्शन। एंड का मतलब कि ये 2 और 3 ए में भी हैं और बी में भी है, ए एंड बी। और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और सॉरी यूनियन होता है, वो चाहे ए में हो या बी में हो। और का मतलब या, अगर कहीं पे और लिखा हुआ है उसका मतलब यूनियन है, और एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन है, ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी और सी के यूनियन के साथ, वो किसके इक्वल होगा, ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ,
और ए का इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ और फिर इन दोनों की यूनियन कर दो। अगर इसको आसान भाषा में समझना है, याद रखने के लिए, रेक्टिफिकेशन नहीं, याद रखने के लिए, मान लो ऐसे लिखते हैं हम, इसकी जगह गुणा रख के देख लो, यूनियन की जगह सी कर लो यहाँ पे। तो कैसे करते हैं गुणा, ब्रैकेट वालों की इसकी और इसकी गुणा, ए गुणा बी, और फिर ये बीच में प्लस का साइन, फिर ए की सी के साथ गुणा। अब वापिस यहाँ पे गुणा की जगह इंटरसेक्शन रख दो और प्लस की जगह यहाँ पे ये यूनियन लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, उसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये याद रखने के लिए कि यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, जैसे यहाँ पे हमने गुणा को डिस्ट्रीब्यूट किया है वैसे ही यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसका एक फार्मूला यूनियन की डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया हो कि ए का यूनियन करना है बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ, वो किसके इक्वल होगा, ए का यूनियन कर दो बी के साथ और ए का यूनियन कर दो सी के साथ, और ये बीच में इंटरसेक्शन, वही गुणा और प्लस वाला यहाँ पे रख के देख लो, याद हो जाएगा कि ये गुणा करनी है हमने बी के साथ, फिर प्लस ए की गुणा करनी है सी के साथ, यहाँ पे गुणा की जगह यूनियन लिख लो, सिर्फ याद रखने के लिए कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूट इनको ऐसा कर देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा, ये बाद में क्वेश्चंस में एज इट इज यूज होगा। अब एक है डिसजॉइंट सेट्स कैसे होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट का मतलब है कि उनमें कुछ कॉमन ही ना हो। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट ये है, एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट ये है, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। अब एक और टर्म यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे हमने पहले यूनिवर्सल सेट देखा था, मान लो यूनिवर्सल सेट है अपने पास कोई बड़ा सेट 1 2 3 4 और कोई सेट है ए, मान लो वो ऐसे है, उसके एलिमेंट है 1 2, और यूनिवर्सल सेट है उसके हैं एलिमेंट 1 2 3 4, और हमने एक सेट ले लिया ए जिसके एलिमेंट है 1 और 2। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं ऐसे, इसका मतलब है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये किसके इक्वल होता है, यूनियन सेट में से ए घटा दो, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 और 2 तो इसमें है, ये छोड़ दो और बाकी लिख दो, ये 3 और 4 इसके एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में हो जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, किसी बड़े सेट में ये ए है, डिनोट ऐसे करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, एलिमेंट कौन से होंगे, जो यूनिवर्सल सेट में हैं के अलावा, जो ए में हैं उनके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बच गए, उस वो सारे एलिमेंट इसमें होंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। अब जैसे हमने ये लिख दिया u माइनस ए, ये माइनस क्या होती है, कैसे करते हैं सेट्स की माइनस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, मान लो कोई सेट है एक ए और एक बी, डिफरेंस को डिनोट करते हैं इससे। इसका मतलब क्या है, इस सेट में ये जो नया सेट बनेगा ए माइनस बी, इसमें वो एलिमेंट होंगे जो ए में हैं बी के अलावा, इन दोनों में मतलब जो कॉमन नहीं होना चाहिए, वो इन दोनों के कॉमन को छोड़ के जो एलिमेंट बचेंगे। मान लो हमारे पास एग्जांपल लिख लिया हमने, कोई एलिमेंट है वो सेट है ए, उसके ये एलिमेंट है, और कोई सेट है बी जिसका ये एलिमेंट है, तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए के वो एलिमेंट बी वाले के अलावा, तो कौन से बच गए 1 और 2, ये ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी कौन से सेट, इस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है। ठीक है, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स।
वो क्या होता है, एक तो जैसे यही सेट ले लेते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये किसके इक्वल होता है, ए में से बी घटा दो और बी में से ए घटा दो और इन दोनों का यूनियन ले लो, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी कोई भी दो सेट ए और बी सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, और इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, ए में से बी घटा दो और बी में से ए घटा दो और उन दोनों का यूनियन कर दो, वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जो अपने पास आगे पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा, और ये सेट के सारे जितने भी ऑपरेशन होने हैं उसी क्वेश्चन के हिसाब से होंगे। कि अगर कोई दो सेट जैसे ये दे रखा है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, अगर हमें इनको इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो सेट दे रखा है इसको इसका सबसेट प्रूव कर दें, और जो ये सेट दे रखा है राइट हैंड साइड में उसको इसका सबसेट प्रूव कर दें। अब ये जब दोनों आपस में सबसेट हो जाएंगे इसका मतलब इक्वल है। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, मान लिया हमने x कोई एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है इससे a माइनस बी इंटरसेक्शन c से। अब एलिमेंट है कोई x इस सेट को बिलोंग करता है जो a माइनस बी इंटरसेक्शन c, तो इसका क्या मतलब है, कोई भी सेट a माइनस ये इस सेट के b इंटरसेक्शन c एक सेट है, a माइनस इसको बिलोंग करता है, उसका क्या मतलब है कि x a में तो है लेकिन b में नहीं है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c। इस चीज का ये मतलब है, जो ये दे दिया हमने x मान लिया इस पूरे सेट में है, इससे बिलोंग करता है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि x a को तो बिलोंग करता है लेकिन इसको बिलोंग नहीं करता, क्योंकि a माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे, ये हमने एक नया सेट मान लिया d, a माइनस डी में कौन से एलिमेंट होंगे, जो a में तो होंगे लेकिन d में नहीं होंगे। इसका मतलब यही है कि x a को तो बिलोंग करता है लेकिन इस सेट को b इंटरसेक्शन c को बिलोंग नहीं करता। अब x a को बिलोंग करता है, एंड इसका क्या मतलब है कि x दो सेट्स के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि x b को बिलोंग नहीं करता, या फिर हो सकता है x c को बिलोंग ना करता हो। यानी मान लो एक छोटा सा सेट मान लिया हमने 1 और 2, और एक सेट मान लिया हमने 3 और 4 और 2। ये कब हो सकता है, कोई भी सेट इनका कोई भी एलिमेंट x इनके इंटरसेक्शन में नहीं है, उसका क्या मतलब होता है कि या हो सकता वो b में ना हो या हो सकता वो c में ना हो। तो इसका मतलब ये बन गया कि x b से बिलोंग नहीं करता, या ऐसा भी हो सकता है कि x c से बिलोंग नहीं करता। अब वही अपना डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला, इसको इसके साथ ले आओ तो ये हो जाएगा x a को तो बिलोंग करता है, x a को बिलोंग करता है, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो x डज नॉट बिलोंग टू b, या फिर ये और आ जाएगा बीच में, और या ऐसा हो सकता है कि x a को तो बिलोंग करता है लेकिन c को बिलोंग नहीं करता, एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। अब इन दोनों को देखेंगे, एंड का मतलब क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम कि x a को बिलोंग करता है b को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या है, ये x किसको बिलोंग करता है, x a माइनस बी को। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x किसको बिलोंग करता है, यहाँ पे x a में तो है लेकिन c में नहीं है, मतलब a माइनस c में है। अब और का हमने पहले बताया था, और का मतलब हमेशा यूनियन होता है। इसका मतलब क्या है, x किसको बिलोंग करता है, a माइनस बी, और की जगह यूनियन रख दो a माइनस सी। यहाँ से अपना क्वेश्चन बनेगा, हमने मानना क्या था कि x इस सेट में बिलोंग करता है, हमने प्रूव कर दिया x ये राइट हैंड साइड वाले सेट में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या है,
इसका सबसेट है, ए माइनस बी का यूनियन ए माइनस सी के साथ अगर करें तो ये इसका सबसेट है। मान लो हमने ये इक्वेशन 1 बना ली, अब इसको उधर से प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड वाले में x मान के फिर उसको वहां से लेके आएंगे वापस। अब मान लिया हमने लेट x बिलोंग्स टू दिस सेट a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। अब x इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के यूनियन को बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, इस सेट में बिलोंग करता है a माइनस बी में। अब यूनियन में तो है, इसका मतलब क्या है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, यूनियन में तो तभी आएगा। या फिर x किसको बिलोंग करता है, a माइनस सी को। अब कोई एलिमेंट x a माइनस बी को बिलोंग करता है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये x में तो है लेकिन x b में नहीं है। a माइनस बी का यही मतलब है कि x a में तो है b में नहीं है। ये और यहाँ पे वापिस रखो, यहाँ पे लिखेंगे x a को बिलोंग करता है एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। अब इन दोनों को फिर वापस कंबाइन कर लेंगे, यहाँ पे लिखो x, देखो यहाँ से x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, इनको यहाँ ले लो एंड ये एंड चलेगा एंड x डज नॉट बिलोंग टू b और x डज नॉट बिलोंग टू c। अब ये हो जाएगा x किसको बिलोंग करता है, a को, और इन दोनों को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या है, माइनस b और c का इंटरसेक्शन। अब ये x b को बिलोंग नहीं करता और c को बिलोंग नहीं करता, उसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। अब x इसको बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब, हमने ये लेके चले थे हम, ये हमने x इसमें प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी यूनियन a माइनस सी सबसेट है किसका, इसका, a माइनस बी इंटरसेक्शन c। मान लो ये अपनी इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों से ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल सेट हैं। कोई भी दो सेट अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूव करना था। सारी की सारी एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे करने हैं हमने। एक बार एक साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के सेट को राइट हैंड साइड के सबसेट सेट का सबसेट प्रूव कर दो, एक बार राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले का सबसेट प्रूव कर दो, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन इससे आगे वाले वीडियो में देखेंगे।